जम्मू का यंगस्टर है, वो बाहर काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है, वो हमारे चंडीगढ़ में काम कर रहा है, वो दिल्ली एनसीआर हरियाणा गुड़गांव नोएडा में काम कर रहा है। क्या वो स्टेट्स अगर स्पेशल स्टेटस ले आएगी तो हमारा तो यूथ बेरोजगार हो जाएगा? तो देखो जम्मू कश्मीर में आप हर किसी को जॉब तो दे नहीं पाओगे ना, हमारा युवा तो बाहर ही जॉब कर रहा है। अगर वो भी हमारी तरह स्पेशल स्टेटस मांग करने लगे तो हमारा युवा तो वापस आके घर बैठेगा। जम्मू कश्मीर में था ही क्या लूटने वाला? हमारे पास क्या रिसोर्सेज है? क्या हम यहाँ पे आयरन ओर्स लगा के बैठे हैं? क्या यहाँ पे हम गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पदार्थ है जम्मू कश्मीर में जो हम भाजपा ने लूट लिया? ऐसा क्या है जम्मू के पास? जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू सोर्स क्या है? टूरिज्म जो अनअकाउंटेड है, कितना पैसा सरकार को जाता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? कश्मीर से कितना रेवेन्यू बिजली को आता है? बिजली के बिल नहीं भरे जाते कश्मीर से, जम्मू डिवीजन में भरे जाते हैं। जहाँ तक सुना हो तो वो तो खुद 8th से 10th पढ़े हुए हैं, वो क्या किसी को अनपढ़ बोल रहे हैं? वो खुद अनपढ़ है। लाइए ना अपनी डिग्री, लाइए अपनी जो भी आपने किया हुआ है। वो जो खुद अनपढ़ है वो किसी से पढ़ाई का सर्टिफिकेट कहाँ से मांग सकता है? किस बेस पे मांगता? उनको पूछो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है भैया बिलावर के लिए? आप एक नेता से जुड़े हैं जो 12 साल बिलावर का एमएलए रहा, उन्होंने तो चलो उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन? आप सरपंच रहे, आपके अपने खुद के रोड नहीं आप ब्लैक टॉप कर पाए, वो भाजपा ने किए, डॉक्टर निर्मल सिंह ने किए। 10 सालों बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होते हैं, एनसी की सरकार बनती है। पहला सत्र जो है असेंबली का वो शुरू होता है कश्मीर में, 5 दिनों का ये सत्र था। लेकिन पहले ही दिन एक रेजोल्यूशन जो है एनसी द्वारा लाया जाता है और स्पीकर द्वारा उसको मंजूरी भी दे दी जाती है। मंजूरी देते ही एक हंगामा मानो तो असेंबली में शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जमकर उसका विरोध करती है, नारेबाजी होती है। और नारेबाजी इतनी बढ़ जाती है कि स्पीकर जो है वो अपने मार्शल्स को एक ऑर्डर देता है कि भाजपा के विधायकों को असेंबली से बाहर निकाल दिया जाए। ये मारकर उनको असेंबली से बाहर निकाला जाता है। आखिर क्या पूरी बातचीत है, क्या ऐसा हुआ कि उनको बाहर निकाला गया? उसी विषय पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित गुप्ता जी हैं, जो एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम करंट सिचुएशन जो इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उसी पे बातचीत करेंगे। क्योंकि टारगेट किलिंग की बात करें कश्मीर में, चाहे वो आर्मी के वाहनों पर आतंकवादी हमले हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है आतंकवादी दोबारा से अपनी दहशत फैलाने का वही? टेररिज्म कश्मीर घाटी में तो एक किस्म से ख़त्म ही था, और आप देख रहे हैं कि एनसी के आने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहित होकर अटैक करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट आई है। और जैसे कि भाजपा जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है बीजेपी पीडीपी कोalition में, तो तब ये घटनाएं, चाहे पत्थरबाजी थी वो कम हुई, ये टेररिज्म की गतिविधियाँ जो घटनाएं थी वो कम हुई, और टारगेट किलिंग्स भी कई हद तक उन पे रोक लग चुकी थी। बट अभी जो करंट सिनारियो है, ये मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनसी गवर्नमेंट आने के बाद ये जो कश्मीर बेस्ड जो इनके लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को लग रहा है कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये एनसी वाले ही बता सकते हैं कि वो कितनी हद तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक फेवरेटिज्म तो उनका पहले भी रहा है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पूरा भारत एक हो, वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं बनाना चाहते, और जो कि भाजपा ने किया, एक पूर्ण तरीके से उसको जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। जिस असेंबली में बात होनी चाहिए थी अनएम्प्लॉयमेंट की, रिस्टोरेशन स्टेटहुड, वो तो चलो एक मुद्दा बाद में आता है। जहाँ पर डेली वेजेस की बात होनी चाहिए थी, वहाँ 370 को लेकर लड़ाई चली और 5 दिनों में वो देखिए 370 की बात वो एक हिस्ट्री है, 370 वापस नहीं आने वाला। मैं बात करूँगा आपके जो डिस्टेबलाइजेशन की बात करूँगा, ये क्यों करना चाहते हैं। देखिए स्टेटहुड तो प्रॉमिस था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे होम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री का, स्टेटहुड हम देंगे। बट जब ऐसी हरकतें करेंगे तो कौन स्टेटहुड इनको देगा वापस? यूटी बनने के बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत एक मेजर बूस्ट मिला है, चाहे रोड हाईवेज है, चाहे कश्मीर डिवीज़न में टूरिज्म की बात करो, टूरिज्म तो है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग। आप बिलावर को एग्जाम्पल देख लो, आपने बिलावर में 2.5 साल की कोalition गवर्नमेंट रही, उसके बाद यहाँ पे एलजी शासन रहा, काम हो रहे,
जो रोड नहीं बने थे वहाँ रोड्स बन रहे हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, बट कमियाँ हर जगह रहती है। काम हो रहा है, काम दिख रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। ये नहीं चाहते थे कि सेंटर या भाजपा यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करवाए, उससे बुखलाहट होगी इनको, ये बुखला गए हैं। और रही बात आपकी जो आप कह रहे हैं असेंबली में, देखिए हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं JNK असेंबली में, और जब इन्होंने फर्स्ट डे इन्होंने वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन लाया कि इन्होंने स्पेशल स्टेटस चाहिए इनको। भाई क्यों चाहिए स्पेशल स्टेटस? क्या आपके मोस्ट ऑफ जो कश्मीरी यंग है, यंगस्टर है या जम्मू का यंगस्टर है, वो बाहर काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है, वो हमारे चंडीगढ़ में काम कर रहा है, वो दिल्ली NCR हरियाणा गुड़गांव नोएडा में काम कर रहा है। क्या वो स्टेट्स अगर स्पेशल स्टेटस ले आएगी तो हमारा तो यूथ बेरोजगार हो जाएगा। देखो जम्मू कश्मीर में आप हर किसी को जॉब तो दे नहीं पाओगे ना, हमारा युवा तो बाहर ही जॉब कर रहा है। अगर वो भी हमारी तरह स्पेशल स्टेटस मांग करने लगे तो हमारा युवा तो वापस आके घर बैठेगा। ये एक हिपोक्रेसी है। हमारे जो बीजेपी के लीडर्स थे, मैं तो शेर कहूँगा उनको सबको, हमारे भाजपा के हमारे पंडित सतीश शर्मा जी, यहाँ के कर्मठ भाजपा के नेता, 40 साल का जिनका तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने वो रेजोल्यूशन का जो पोस्टर है वो फाड़ा। अब वो स्पीकर की गलती है, मैं तो कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तौहीन समझूंगा कि इस तरीके से आप मार्शल से उनको बाहर फिकवा रहे हो। एक तरीका होता है हर चीज़ का। अगर आप जब भाजपा शासन था तब आप कहते थे कि भैया डिक्टेटरशिप है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं NC और कांग्रेस का कहना है कि 370 की आड़ में जो है भाजपा ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया। जम्मू कश्मीर में था ही क्या लूटने वाला? हमारे पास क्या रिसोर्सेज है? क्या हम यहाँ पे आयरन ओर्स लगा के बैठे हैं? क्या यहाँ पे हम गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पदार्थ है जम्मू कश्मीर में जो हम भाजपा ने लूट लिया? ऐसा क्या है जम्मू के पास? जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू सोर्स क्या है? टूरिज्म जो अनअकाउंटेड है, कितना पैसा सरकार को जाता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है कश्मीर से, कितना रेवेन्यू बिजली को आता है, बिजली के बिल नहीं भरे जाते कश्मीर से, जम्मू डिवीजन में भरे जाते हैं। कैसे भाजपा कैसे लूटेगी? भाजपा ने उल्टा यहाँ पे पैकेज दिए हैं, ये रोड हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। कश्मीर में रोड्स देखो आप, आज PMGSY के द्वारा कितने रोड्स बने हैं, कितने ब्रिजेस बन रहे हैं। आप धार रोड की बात करता हूं मैं, धार रोड में 1962 में धार रोड बना, इंडिया चाइना वार में 133 किलोमीटर का ये हाईवे, आज तक कहीं पे ब्रिज नहीं बना। जो पुराने ब्रिज थे वो रिपेयर नहीं किए किसी ने। ये भाजपा ही थी जिन्होंने ब्रिज रिपेयर करने। आप देखते हैं, आप मीडिया कर्मी, आप डेली ट्रैवल करते हैं, मैं देखता हूँ बड़ी बार आप बाइक पे घूमते हैं, कितने जब आप घर से निकलते हैं कितने आप ब्रिज देखते हो रास्ते में बन रहे हैं? एटलीस्ट 10 ब्रिज। उनकी कॉस्ट पता है क्या है? 50 करोड़ के पुल बन रहे हैं। वो 50 करोड़ के पुल वो कौन करवा रहा है? वो भाजपा ने नीतियां स्टार्ट करी है। कुछ कांग्रेस के नहीं कहना है कि जो भाजपा के विधायक जो असेंबली में हैं वो सारे अनपढ़ हैं। जिस प्रकार से रेजोल्यूशन की बात की जाती है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। आप नाम लिख सकते हैं किसने कहा? कुछ वीडियोस देखी हमने, किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनका साफ कहना है कि अनपढ़ नेता बैठाए हुए हैं जिनको पढ़ने लिखने का पता ही नहीं है। एक वीडियो तो मैंने भी देखी है, मगर वो उधर के कोई सरपंच है, मैं एक्स सरपंच है, सरपंच तो नहीं एक्स सरपंच है यार, मैं जहाँ तक सुना हूँ तो वो तो खुद 8th से 10th पढ़े हुए हैं। वो क्या किसी को अनपढ़ बोल रहे हैं? वो खुद अनपढ़ है। लाइए ना अपनी डिग्री, लाइए अपनी जो भी आपने किया हुआ है। वो जो खुद अनपढ़ है वो किसी से पढ़ाई का सर्टिफिकेट कहाँ से मांग सकता है? किस बेस पे मांगता? उनको पूछो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है भैया बिलावर के लिए। आप एक नेता से जुड़े हैं जो 12 साल बिलावर का MLA रहा, उन्होंने तो चलो उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन? आप सरपंच रहे, आपके अपने खुद के रोड नहीं आप ब्लैक टॉप कर पाए, वो भाजपा ने किए, डॉक्टर निर्मल सिंह ने किए, या हमारे DDC ने किए, नारायण दत्त जी ने किए, जब बाकी काम नीरू जी ने किया, यहाँ पे विक्रम जी ने किया, अब सतीश जी काम कर रहे हैं। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया भाजपा में रह के। भाई साहब आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी बदौलत अपने लीडर्स को अप्रोच कर करके यहाँ पे 10 या 12 करोड़ के टूरिज्म के काम मैंने लगवाए हुए हैं, जो काम चल रहे हैं। ये मेरी क्रेडिबिलिटी है। पार्टी वो अच्छी है जो अपने लीडर्स को बढ़ावा देती है। अगर वो कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो उनको बूस्टअप करती है। आज बिलावर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ी हुई हैं,
क्यों बढ़ी है? क्योंकि भैया इंडोर स्टेडियम बना है, ग्राउंड्स पे पैसे लग रहे हैं, आउटडोर स्टेडियम बना है। बड्डू में भी 4 दीवारी नहीं होती थी, वहां पे ग्राउंड को एक बार लेवलिंग हुई या 4 दीवारी करवाएगी, वो बूस्ट मिलता है। एजुकेशन सेक्टर में बूस्ट मिलता है। रामकोट में हम कॉलेज ऑपरेट करवा रहे हैं। बिलावर डिग्री कॉलेज को स्टाफ की कमी होती थी पहले, स्टाफ बड़ा है, अभी भी जो छोटी मोटी बिलावर के लोगों की एक डिमांड रही है हॉस्पिटल की। देखिए हॉस्पिटल का आपका बड़ा, आपने बहुत एक जेन्युइन मैटर बताया है। हम कहीं ना कहीं इसको अपनी कमी समझते हैं, और कमी इस चीज़ में समझते हैं कि जो बिल्डिंग थी, 2 बार कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम नहीं कर पाए हैं। उसका थोड़ा पेमेंट रिलीज में भी इशू आया है, बट उसका काम अभी चला है। वो जो 100 बेड का बिल्डिंग है वो जल्दी कंप्लीट भी होगा, और ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करके यहाँ पे कुछ और बनाया जाएगा। ये काम चल रहा है। बाकी स्टाफ की है तो स्टाफ के आज गायनिक यहाँ पे 2-3 बैठे हुए हैं, बाकी सर्जन यहाँ पे हैं, अपने फिजिशियन यहाँ पे हैं, और अपना ये फिजियो यहाँ पे बैठते हैं, डेंटिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। हाँ कुछ चीज़ें में कमी रही है वो हम दूर करेंगे हमारी, क्योंकि हम विदाउट एमएलए रहे हैं। डीडीसीज बीडीसीज ने बहुत अच्छा काम किया, बट डीडीसीज बीडीसीज की सीमा होती है, वो उस सीमा के ऊपर जाके काम नहीं कर पाए। अब एमएलए आए हैं, उनको आने दीजिए, वो काम करेंगे, उनको वक्त तो दीजिए। उनको 1 महीना भी नहीं हुआ अभी बने हुए। एमएलए की ओथ तो उन्होंने 15 दिन पहले ली है, उनको काम करने दोगे। और ये जो टैग लगा रहे हैं कि भैया अनपढ़ है, भाई को किस तरीके से आप पर प्रूव कर रहे हैं अनपढ़? आपने सुना कभी सतीश जी को बोलते हुए? वो खा जाए इनको, वो इतना सक्षम आदमी है। मैं कहता हूं जितना इंटेलिजेंट आदमी पंडित सतीश शर्मा है, उतना ये कांग्रेस में एक भी नहीं है। इनसे तो बोला ही नहीं जाता है। इनको ये समझ नहीं आती, जिस सरपंच की आप बात कर रहे हैं वो सरपंच राहुल गांधी जी को श्रीमती बोल रहे थे थोड़े दिन पहले। ऐसे आदमी को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं नितिन जी, जिनको ये नहीं पता अपने लीडर्स की बेइज्जती करते हैं, वो शर्म आती है ऐसे लोगों का नाम भी लेते हैं। एक सवाल अंत में ये रहता है, क्या लगता है आपको 370 जम्मू कश्मीर में वापस आएगा? देखो 370 एक हिस्ट्री है, मैं आपको बार बार रिपीट कर देता हूं ये चीज। 370 इज अ हिस्ट्री, वो कभी नहीं वापस आने वाला। और वो जब था वो एक ड्रैकोनियन लॉ था। क्या एक स्टेट को आप दूसरी स्टेट के साथ दूसरी कंट्री के साथ मर्ज नहीं, कैसा कानून है? यहां पे रणवीर का पैनल कोड लगता था, इंडियन पैनल कोड नहीं लगता था, कानून नहीं लगते थे। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के टाइम पे यहां पे बजट आता था, अगर 60,000 करोड़ दे दिया, उसमें से 5-6 हजार करोड़ ये जम्मू कश्मीर में भेजते थे, और 55 करोड़ 5-6 करोड़ जम्मू डिवीजन में भेजते थे, 55 करोड़ भेज देते थे कश्मीर में। कोई ऑडिट कर नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होते थे यहां पे। आज फंड्स की जो एलोकेशन है वो बराबरी की हो रही है। अगर 50 करोड़ कश्मीर को मिलता है तो 50 करोड़ ही जम्मू को मिलता है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम पावर में रहे तो हम भी वो उनकी तरह कर सकते थे, बट नहीं। हमारी जो सीख है, हमारी पार्टी की जो दायित्व है, हमारी पार्टी की जो बेसिक टीचिंग्स है, वो ये है कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन। अगर पार्टी ने कोई स्कीम लाई है, अगर पार्टी ने कोई घर दिए हैं, पार्टी की स्कीम है आयुष्मान योजना, तो सबके आयुष कार्ड बन रहे हैं। अगर पीएमएवाई घर मिलते हैं, आवास योजना के घर मिलते हैं, तो वो सबको मिलते हैं, हिंदू को भी मिलते हैं, मुस्लिम को मिलते हैं, एससी को मिलते हैं, एसटी को भी मिलते हैं। क्या आपने कहीं पे देखा कि किसी को कास्ट बेस पे और रिलीजन बेस पे घर डिनाई करेंगे? आपसे पूछता हूँ, कहीं देखा आपने? आप भी डुंगाड़ा में रहते हैं, इनफैक्ट आप तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, मैं आपकी तारीफ भी करूँगा। आप तो शायद हमारे पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मंत्री कहते हैं लोग उनको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो, मैं तो इज्जत करता हूँ उनकी, मगर इनकी इज्जत नहीं करता जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, थड़े कलवाल वाले, ऊंचा पिंड के सरपंच पूरन जी। उनको मैं बोलूँगा, भाई साहब आप उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे, थोड़ा सा एक लिमिटेशंस में रहिए, आप हार को बर्दाश्त करिए। हार को बर्दाश्त करने वाला बहुत बड़ा दिल रखिए, और आइए मिलके काम करिए ना। आप काम लेके आइए, हम आपके भी काम करेंगे। हमारा दिल बहुत बहुत बड़ा है, हम आपकी तरह नहीं है। बिलावर में चोरियां काफ़ी बढ़ रही हैं, 1 महीने के अंदर 2 चोरियां होगी गरीब परिवार से, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो सामने। देखिए, जो मांडली में चोरी हुई है, वो जो चोर था वो जेल में है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है मैं डाल देता हूँ, आपकी नॉलेज में रिकवरी की बात करें, चोर को देखिए, रिकवरी के लिए एक दिन में रिकवरी होती है। अगर उसने सोना चुराया तो वो किसी के दुकान पे बेच के आया होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेगा। वो मान चुका है, जाएंगे उस सुनियार के पास, जाएंगे पुलिस वाले, जो भी वो गोल्ड स्मिथ है, उधर से रिकवरी करके लेके आएंगे। रही बात जो चोरी यहाँ पे हुई है देवल में,
उसका भी जो चोर है वो ट्रेस हो चुका है, वो जल्द ही आएगा। ये एक आधे दिन में होती नहीं, हफ्ता पहले वो केस रजिस्टर हुआ है, आज से कोई 8 से 9 दिन हुए हैं। तो आप वक्त दीजिए, काम होगा। और चोरियों की बात पे मैं नितिन जी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद हमारी पुलिस कर्मियों से बात हुई है, अच्छे लेवल पे बात हुई है। और सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए हम कुछ चौक्स हैं वहाँ पे हाई डेफिनेशन अच्छे कैमरास लगवाने वाले हैं, क्योंकि देखो लोगों ने तो बड़ी हेल्प की जो अभी चोरी हुई है। और 2-4 जो हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कोई एक हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ के कैमरा में भी वो चोर रिकॉर्ड हुआ है। तो हमने ऐसा ही एक अच्छा सुझाव दिया है, और वो जो इम्प्लीमेंट भी होगा कि जैसे शला चौक हो गया, फिंतर चौक हो गया, बिलावर नाज हो गया, और आगे सुकराला चौक हो गया, तहसील बिलावर हो गई, बिनी पुल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मांडली चौक हो गया, जहाँ पे ये रास्ते निकलते हैं बड़े सारे, वहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरास पुलिस के लिए रिक्वेस्ट की हमने। जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। और ये जैसे HD कैमरा लगते हैं और उनसे बड़ी सारी घटनाएं ट्रैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की है और जल्दी इंप्लीमेंट भी होगा। सब कुछ होगा, तरीके से होगा। वो कहते हैं ना डोगरी में, तलियों पर सरिया नहीं जमदी, चीज़ा हुआ दियाँ ठीक तरीके नाल हुआ दियाँ। टाइम दियो, जनता ने मौका दिता 5 साल दिखो, अगर नहीं पसंद आता सानू पलटिए पुठे मारो, सानू अपोजिशन से बैठाओ। पंचायती चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले हैं, चाहे DDC की बात हो, BDC की बात हो, सरपंच की बात हो, क्या मोहित गुप्ता जी कहाँ से लड़ सकते हैं? कुछ एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं किसी भी तरीके के चुनाव में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्पेशली मैं कभी भी अपनी लाइफ में PRI का चुनाव, सरपंच का चुनाव या मेंबर का चुनाव नहीं लड़ना चाहूँगा। मेरे कुछ लाइफ के अलग गोल हैं। हमारे पार्टी ने सीनियर लीडर्स को मौका देती है, हम सीनियर लीडर्स को बोल के उनसे काम करवाएंगे, अपने विभाग डेवलप करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ अगर मनोहर लाल जी भी जीते होते, हालांकि उनका जीतना तो बहुत ही मुश्किल था, संभव ही नहीं था, जीते होते, हम उनको भी प्रेशराइज करते कि भाई साहब काम करिए बिलावर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपने पिछले 12 साल में काम नहीं किया। उनके तो कार्यकर्ता कहते हैं कि मांडली में तहसील है, इतनी बुरी हालत है उनकी, इतनी खस्ता हालत है। और कहते हैं मैंने नायबतें बनाई, और नायबतों की हालत देखना मांडली जाके आप, रिकॉर्ड चोरी हो गए वहां पे, सब कुछ ऑन पेपर है। अगर हम नर्सिंग कॉलेज कहते तो भैया नर्सिंग कॉलेज हमने बना के छोड़ा है, हमने शुरू भी करवाने की बात की है, और वो शुरू भी होगा। इस साल वो शुरू इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आर्मी ने बिल्डिंग टेक ओवर करके रखी है, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले टैकल करना उनको प्रायोरिटी पे हम समझते हैं, और जल्दी से जल्दी नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। अगर हम रामकोट डिग्री कॉलेज बिना बिल्डिंग के क्लासेस बिठा सकते हैं, तो हम नर्सिंग कॉलेज की तो बिल्डिंग भी है, हम वहाँ पे भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आपको एक और मुबारकबाद देता हूँ मैं, आपका आयुष्मान हॉस्पिटल का काम भी खत्म होने के कगार पर है, पेंटिंग का काम पेंडिंग है, जल्दी से आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो 50 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मिलेगा। हर चीज़ की फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी। एजुकेशन में भी जो छोटी मोटी कमियाँ हमारे MLA साहब की प्रायोरिटी पे हैं, जो दलिया कुड़ेतर रोड है वो भी प्रायोरिटी पे है, जो कटली च्यू रोड है वो भी प्रायोरिटी पे है, जो कटली से पहले जो रोड खराब है वो भी प्रायोरिटी पे है, जो टह टू कट मछेडी रोड है वो भी प्रायोरिटी पे है, ठीक है, जो छोटा मोटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ रही है वो भी प्रायोरिटी पे। और मैं